हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय हुनर मलिक। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है मेडिकल बिलिंग का। लास्ट लेक्चर में हमने देखी टाइप्स देखी, सब टाइप्स देखी और डिपार्टमेंट्स देखे जो कि मेडिकल बिलिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। हमने ये चीज़ें देख ली थी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे टर्मिनोलॉजीज, वो सारी टर्म्स जो मेडिकल बिलिंग में यूज होती हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी जो आगे जाके हमारे कोर्स में यूज़ होनी है, आपके इंटरव्यू में भी हो सकती हैं, आपके टेस्ट में भी हो सकती हैं और आपके जॉब के दौरान भी हो सकती हैं। तो लेक्चर को गौर से सुनना है और सारी टर्म्स को आपने लिखना है। मैं बारी बारी आपको सारी टर्म्स बताऊंगा, वो सारी टर्म्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो कि हमारे डेली यूज़ में आती हैं जॉब करते हुए या इंटरव्यू करते हुए या जो भी चीज़ें, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और ईजी वे में करूँगा। ठीक है, मैंने आपको उर्दू में बताना है, मैंने आपको इंग्लिश में कोई लेक्चर नहीं छाड़ना, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको उर्दू में बहुत ही ईजी वे में बताना है ताकि आपके दिमाग पे वो बात बैठे। इंग्लिश में याद करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है समझना। तो इस वजह से मैं आपको उर्दू में बताऊंगा ताकि आपको असल मीनिंग समझ लगे कि ये टर्म है, इसका मीनिंग क्या है। आप कल को क्लेम सबमिट कर रहे हो या कोई आपको डिनायल आ रहा है, आप उसकी फिक्सेशन कर रहे हो, रीसबमिशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एलिजिबिलिटी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको मसला नहीं आना चाहिए, आपको हर टर्म का पता होना चाहिए। आप एक्सपर्ट तभी बन सकते हो जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो ये बेस है। अगर आपको टर्म्स का पता होगा, आप क्लाइंट से बात कर सकते हो, आप प्रोवाइडर से बात कर सकते हो, आप पेशेंट से कर सकते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हो, आप अपने बॉस से बात कर सकते हो। आपको टर्म्स का आइडिया होना लाजिम है। कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये टर्म्स आपको सारी सीखनी पड़ेगी। अब ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कहता आप एक दिन में बैठ के ना सारी टर्म्स को याद करो, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं टर्म्स आपको बताता जा रहा हूँ, आपने सारी नोट डाउन कर लेनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। डेली के आपने 10 टर्म्स उठानी है, 5 टर्म्स उठानी है, जितना आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, उनको आपने याद करना है। जैसे ही आप सारी टर्म्स लिख लो, उनको आपने हर 3-4 दिन बाद एक बार रिवीजन कर लेनी है। ठीक हफ्ते बाद आपको सारी टर्म्स क्लियरली तैयार हो जाएंगी। ये तरीका होता है किस चीज़ को याद करने का। और जो ऐसी चीज़ याद करना जो आपको समझ भी आ रही हो, रट्टा नहीं लगाना। मैं उर्दू में बताऊंगा, आपने उस चीज़ को समझना है। इंग्लिश में याद करना मुश्किल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, चीज़ को समझना मुश्किल है, आपने समझना है मैं टर्म क्या यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं, एक एक टर्म मैं आपको विद डिटेल बताऊँगा। ठीक है, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन भी बताऊँगा, उसका मीनिंग भी बताऊँगा, और आपने जो भी आपको समझ लगता है आप मेन की पॉइंट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे। आप बुलेट पॉइंट बना सकते हो, जैसे आपको इजी रहता है, ताकि आपकी रिवीजन इजी रहे। तो आपने बुलेट पॉइंट बना के ना उस टर्म को लिख लेना है, उसके नीचे उसका मीनिंग भी लिख लेना है। तो अभी आ जाए स्क्रीन पे, हम सारी टर्म्स को बारी बारी देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी मैं आपको कुछ ना टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा जो आपने याद करनी है। ठीक है, इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उनको ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं उनको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो उसको हम डीप जाके एक लेक्चर में प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो फिलहाल मैं इन टर्मिनोलॉजीज़ में उनको निकाल रहा हूँ, लाइक को इंश्योरेंस होगी, को पे हो गई, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। वो आपको सेपरेट करके मैं समझाऊंगा फुल डिटेल के साथ, ताकि जब भी आप पेमेंट पोस्टिंग करने लगो या फिर ईओबी करने लगो तो वहाँ पे आपको कोई भी मुश्किल ना आए, आप उनको फुल डिटेल में समझ चुके हो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, अगर इनके साथ मैं उसको मिक्स कर दूँ ना तो फिर आपको वो डिफरेंस समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप फिर सबको एक तरह ट्रीट करोगे, लेकिन उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके बार बार काम आएंगी। तो इस वजह से मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, उनके लिए स्पेशल एक लेक्चर रखूँगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी फर्स्ट टर्म की तरफ, अकाउंट नंबर। ये एक नंबर होता है जब भी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है किसी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास या हॉस्पिटल में, तो आपको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है जिसे अकाउंट नंबर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपका जितना भी बिल बना है किसी हॉस्पिटल में, किसी फिजिशियन के पास, तो वो थोड़ी सी अमाउंट राइट ऑफ कर देता है, जिसे आप डिस्काउंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो उस अमाउंट को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका $1000 बना तो उसने $100 कम कर दिया और आपको कहा कि $900 पे कर दें, मैंने $100 राइट ऑफ कर दिया है, तो ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। एडमिशन डेट क्या होती है कि जिस डेट को आप हॉस्पिटल के अंदर गए और आप
आपका एडमिशन हुआ, मतलब आप एडमिट हुए, उसको हम एडमिशन डेट कहते हैं। एडमिटिंग डायग्नोसिस क्या होता है कि जो भी आपका फिजिशियन या आपका डॉक्टर आपकी प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, आपका डायग्नोज करके वो जो कुछ पेपर के ऊपर लिखता है उसे हम एडमिटिंग डायग्नोसिस कहते हैं। उसके बाद आता है एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस ABN। ये वो नोट होता है जो आपका फिजिशियन या डॉक्टर आपका डायग्नोस करने से पहले लिखता है कि भाई ये चीज़ें हम इंक्लूड होंगी, हमारी ये फीस है, वो आपका बेनिफिशियरी नोटिस के अंदर आता है। उसके बाद आता है अलाउड अमाउंट। अलाउड अमाउंट ये होती है कि एडजस्टमेंट के बाद आपकी जो अमाउंट बची, ये हमारी एडजस्टमेंट थी, हमने टोटल जो बिल में से एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी अमाउंट बची वो हमारी अलाउड अमाउंट है। फॉर एग्जांपल $100 थे तो उसमें से $100 हमारी एडजस्टमेंट कर दी उसने, बाकी पीछे $900 रह गए। वो $900 कौन सी है? अलाउड अमाउंट है। एम्बुलेटरी सर्जरी, ये वो सर्जरी होती है जो कि आपको रात तक नहीं ठहरना पड़ता, आपको हॉस्पिटल के अंदर स्टे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी सी कहीं पे चोट लगी हाथ पे, तो आप गए, उन्होंने आपको स्टिचेस कर दिए और आपको वापस भेज दिया, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे एडमिट नहीं हुए, वो एम्बुलेटरी सर्जरी होगी। उसके बाद अमाउंट नॉट कवर्ड, वो अमाउंट जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती, हम उसको कहते हैं अमाउंट नॉट कवर्ड। अपील एक रिक्वेस्ट होती है जो आपको फिजिशियन या फिर आपकी क्लिनिक या हॉस्पिटल जो है ना अपील करता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी से कि हमने ये चीज़ें की हैं, हमने ये ट्रीटमेंट किया है, तो हमें इस चीज़ की भी फीस दी जाए, उसको हम अपील कहते हैं, जो हॉस्पिटल या क्लिनिक करता है। उसके बाद अटेंडिंग फिजिशियन, वो फिजिशियन या डॉक्टर जिसने आपको अटेंड किया, आपकी प्रेस्क्रिप्शन लिखी, आपका ट्रीटमेंट किया, उसे अटेंडिंग फिजिशियन कहते हैं। उसके बाद आता है बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। तो जब भी एक पेशेंट जाता है किसी भी क्लिनिक पे, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराता है, तो सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। उसके बाद एक सर्टिफाई कर दिया जाता है, वेरीफाई कर दिया जाता है कि ये बंदा एलिजिबल है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसे हम कहेंगे एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद है बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि उसने आपके टोटल कितने देने हैं। फॉर एग्जांपल 30/70 है, 20/80 है, आपकी पॉलिसी क्या चल रही है, या वो 100% पे करेगा। ये बेनिफिट्स होती हैं कि आपकी किस ट्रीटमेंट पे वो कितना पे करेगा, ये सारा बेनिफिट्स के अंदर आता है। बिल, इनवॉइस और स्टेटमेंट, ये तीन चीज़ें एक चीज़ होती है कि जब हमारा टोटल बिल बन के आता है हमारे हॉस्पिटल से, फिजिशियन से, हम वो सारा उठा के इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, वो बिल, इनवॉइस या फिर स्टेटमेंट होती है। सर्टिफिकेशन नंबर, जब भी एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं फिर उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि ये जो पेशेंट है ये सर्टिफाई है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो इस चीज़ को हम एक नंबर से एक्सप्रेस करते हैं जिसे सर्टिफिकेशन नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है क्लेम एक फॉर्म होता है जो कि सबमिट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को। जब भी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, वहाँ से आपका बिल आता है हॉस्पिटल से या क्लिनिक से, तो एक फॉर्म को फिल किया जाता है, जैसे CMS 1500 हो गया, UB09 हो गया, ये सारे क्लेम्स हैं, तो उनको फॉर्म को फिल करके इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया जाता है। ये क्लेम होता है, क्लेम नंबर। तो जब भी क्लेम सबमिट करते हैं तो एक नंबर दिया जाता है उस क्लेम को, उसको हम क्लेम नंबर कहते हैं। CMS यानी कि सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड। मेडिकेयर और मेडिकेड क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ, फिर CMS की बात करें तो ये एक डिपार्टमेंट है जो कि इन सारी चीज़ों को देखता है कि किसका कितना बिल बन रहा है, किसका क्या हिसाब बन रहा है, और इंश्योरेंस कंपनीज कैसे चल रही हैं अपने पेशेंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। उसके बाद है CMS 1500 फॉर्म। ये एक फॉर्म होता है, ठीक है ना, जो क्लेम के काम आता है। हम जब भी क्लेम सबमिट करते हैं तो CMS 1500 फॉर्म पे करते हैं। उसके बाद कमर्शियल इंश्योरेंस प्लान। कोई भी अगर प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान है जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है तो उसे हम कहेंगे कमर्शियल इंश्योरेंस प्लान। कंसेंट ऑफ ट्रीटमेंट, जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले आपसे एक फॉर्म साइन कराया जाता है जिसमें आपकी मर्जी जानी जाती है कि आप अपनी मर्जी से करा रहे हो, तो उसको कहते हैं कंसेंट ऑफ ट्रीटमेंट। कवर्ड बेनिफिट्स, वो सारे बेनिफिट्स जो एक इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है उसे कवर्ड बेनिफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी यानी कि हॉस्पिटल का बिल बनेगा उसके 80% अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो ये होगा कवर्ड बेनिफिट। आपकी टोटल अमाउंट में से 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी, हम उसे कहेंगे कवर्ड बेनिफिट। कवर्ड डेज, जितने दिन के अंदर आपका इलाज चला, जितना दिन के अंदर आपका ट्रीटमेंट चला, उन सबको हम कवर्ड डेज कहेंगे। उसके बाद है CPT कोड्स। तो CPT कोड्स क्या होते हैं? करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। तो जितने भी प्रोसीजर होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उन सबको हम CPT कोड देते हैं। ये बेसिकली कोडिंग के अंदर आता है, बिलिंग के अंदर नहीं आता। डेट ऑफ बिल, वो डेट जिसके अंदर आपका बिल इशू किया गया उसे हम डेट ऑफ बिल कहते हैं। डेट ऑफ सर्विस, वो डेट जिसके अंदर आपको ट्रीटमेंट दिया गया हॉस्पिटल के अंदर या फिजिशियन के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे डेट ऑफ सर्विस। ड्रग्स सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, वो तमाम ड्रग्स जो आपने खुद ली। अगर मैं एक इंजेक्शन की बात करूं तो आप खुद नहीं लेते, वो आपको एडमिनिस्टर किया जाता है।
जबकि सेल्फ एडमिनिस्टर में मोस्टली ओरल ड्रग्स आती हैं, जैसे टैबलेट होगी, कैप्सूल हो गया, कोई साशे हो गए, तो जितनी भी ओरल होंगी वो सेल्फ एडमिनिस्टर ही होती हैं। उसके बाद आता है ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस, वो अमाउंट जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने अभी पे करनी है तो उसे हम कहते हैं ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस, मतलब अभी इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है, उसके पास ड्यू है। इफेक्टिव डेट, वो डेट जिसके अंदर आपकी इंश्योरेंस ने आपको पे किया, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव डेट। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होता है कि आप इस इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, आप इसके लायक हैं, आप डिजर्व करती हैं कि आपको ये इंश्योरेंस प्लान के मुताबिक पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप किसी इंश्योरेंस के अंदर हो या नहीं हो, तो उसे कहते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबल पेमेंट अमाउंट, वो अमाउंट जो कि पेएबल है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, उसे हम कहते हैं एलिजिबल पेमेंट अमाउंट। तो एनरोली किसे कहते हैं? एनरोली कहते हैं कि जो बंदा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इनरोल्ड है, यानी कि उनका कस्टमर है, तो उसे कहेंगे एनरोली। एस्टिमेटेड अमाउंट ड्यू, वो अमाउंट जो आपकी ड्यू है अभी रहती है, ना आपने पे की है ना आपने इंश्योरेंस कंपनी ने पे की है, वो सारी एस्टिमेटेड ड्यू अमाउंट में आएगी। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स में ये आता है कि आपकी जितनी अमाउंट थी टोटल, उसमें से अलाउड अमाउंट हो गई, फिर उसमें से डिडक्टिबल्स हो गए, कोपेज हो गए, को इंश्योरेंस हो गए, वो सारे काट के आपका क्या हिसाब बनता है, इस सारे रिकॉर्ड को हम कहते हैं ईओबी। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ईओबी, तो इसको हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, और इसी पे हम केस स्टडीज़ भी करेंगे। फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद पे भी हो सकती है, यानी पेशेंट खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, और आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की, फिनेंशियल की, कि बिल जो देना है वो आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो और आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हो। गारंटर, अगर तो बंदा 18 साल से ऊपर है तो खुद का गारंटर खुद ही है, मतलब एक पेशेंट है जो 18 साल से ऊपर है तो वो खुद का गारंटर खुद ही होगा, और अगर 18 साल से नीचे है तो उसका जो गारंटर होगा वो उसका गार्डियन होगा, पेरेंट्स भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है गार्डियन, तो वो गारंटर होगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मोस्टली फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और क्लिनिक्स या हॉस्पिटल हो सकते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी HMO, इसके अंदर आपकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं ये इसकी अंडर काम करती हैं, मतलब ये चेक एंड बैलेंस करती है सारी इंश्योरेंस कंपनीज की कि कौन सी कितने % पे काम कर रही है, सही कर रही है नहीं कर रही, वो सारी HMO देखते हैं। उसके बाद हेल्थ प्लान, हेल्थ प्लान बेनिफिट कह सकती हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्या हेल्थ प्लान दे रही है, वो 20-80 दे रही है, वो 70-30 दे रही है, वो 100% दे रही है, वो कितना चार्ज कर रही है, ये जो सारी पॉलिसी होती है उसको हम हेल्थ प्लान कहते हैं। इसके बाद है इंडिविजुअल इंश्योरेंस, मतलब अगर आप अकेले हो, ठीक है ना, आपने फैमिली इंश्योरेंस नहीं कराई, सिर्फ अपनी कराई है अकेले बंदे की, तो उसको कहेंगे इंडिविजुअल इंश्योरेंस, कोई ग्रुप के अंदर इंश्योरेंस नहीं हुई है, आपने अकेले ने कराई है। इंश्योरेंस वेवियर्स, इंश्योरेंस वेवियर्स क्या होता है, वो अमाउंट होती है जो एक इंश्योरेंस कंपनी वेव कर देती है, मतलब कम कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो और कोई ऐसी बीमारी निकल आती है जो आपकी इंश्योरेंस स्टार्ट होने से पहले की थी, आपकी जो इंश्योरेंस हुई वो हुई 2020 में, और आपकी जो बीमारी थी वो 2018 से आपको स्टार्ट है, तो वो कहेंगे भैया हम इस बीमारी की आपको अमाउंट नहीं देंगे, आपको कोई ऐसी बीमारी है जो कि सालों साल चल रही है, तो उस चीज़ का इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उस चीज़ के पैसे देगी जो आपकी इंश्योरेंस होने के बाद आपको बीमारी हुई है, तो ये चीज़ आती है इंश्योरेंस वेवियर्स में। इंश्योर्ड नेम यानी बेनिफिशियरी, जिसके बंदे के नाम पे इंश्योरेंस हो रखी है उसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी या इंश्योर्ड नेम। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ यानी ICD, तो जितनी भी डिजीज़ हैं उन सब को कोड से हम मेंशन करते हैं, कोड से हम जाहिर करते हैं, उन सब को कहते हैं ICD। उसके बाद आता है लायबिलिटी, लायबिलिटी बेसिकली एलिजिबिलिटी है कि कोई बंदा एलिजिबल है इसके लिए नहीं है, किसी इंश्योरेंस कंपनी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये आता है लायबिलिटी में। मेडिकेड, मैंने आपको जैसे कहा कि मेडिकेड और मेडिकेयर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये मेडिकेड आ गया। मेडिकेड क्या होता है कि ऐसा इंश्योरेंस प्लान होता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प से होता है, ये मोस्टली होता है जो बंदे मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते किसी अच्छी इंश्योरेंस को, तो उनके लिए होता है, ये बच्चों के लिए भी होता है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है, तो ये आता है सारा मेडिकेड में। अच्छा, मेडिकेयर, मेडिकेयर में क्या होता है कि ये भी एक इंश्योरेंस प्लान है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 65 प्लस या फिर उससे बड़े जितने भी हैं 65 से ऊपर, ये सिर्फ उनके लिए होता है, या फिर कोई बंदा अगर डिसेबल है तो ये उसके लिए हो सकता है, बाकी किसी के लिए मेडिकेयर का जो प्लान है वो वर्क नहीं करता। उसके बाद है मेडिकल रिकॉर्ड नंबर,
एक पेशेंट का एक रिकॉर्ड नंबर होता है जिस पे उसकी सारी हिस्ट्री होती है, पेशेंट हिस्ट्री, कि इस बंदे को कब क्या हुआ था, कब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, ये सारा रिकॉर्ड उस नंबर पे होता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। उसके बाद आता है नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है कि अगर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई फिजिशियन या फिर कोई क्लिनिक कोई नेटवर्क के अंदर काम कर रही है, ग्रुप्स के अंदर काम कर रही है, तो वो सारे नेटवर्क्स के अंदर आएंगे। नॉट कवर्ड चार्जेस, वो चार्जेस जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी वो सारे नॉन कवर्ड चार्जेस में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को अल्लाह ना करे कैंसर हो चुका है तो उसकी अमाउंट कभी भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। कैंसर अगर किसी बंदे को हो जाए तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसकी अमाउंट नहीं देती, तो वो सारी नॉन कवर्ड चार्जेस होती हैं। आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर, कोई ऐसा फिजिशियन या डॉक्टर जो कि नेटवर्क के अंदर नहीं आता, जो कि इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के अंदर नहीं आता, वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर कहलाता है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती बल्कि आप अपनी जेब से लगाते हो, इसे कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, ये वो अमाउंट होती है जो एक साल के अंदर आपने इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी होती है। अब इंश्योरेंस जो होती है वो ऐसे काम नहीं करती, इंश्योरेंस कंपनी को हमेशा आपने एक फिक्स्ड अमाउंट देनी होती है एनुअली। तो अगर आप वो एनुअल अमाउंट पे कर चुके हैं तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, मतलब आप 100% इंश्योरेंस कंपनी को दे चुके हैं। आप जितने भी आपके मेडिकल के कॉस्ट आएगी, अखराजात आएंगे, वो सारी इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप आउट ऑफ पॉकेट हो चुके हो, मैक्सिमम आप दे चुके हो अपना मैक्सिमम। तो ओवर द काउंटर ड्रग वो सारी ड्रग्स जिनकी आपको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डॉक्टर अगर आपको लिख के दे या ना दे आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर बात करूं तो हम पैनाडॉल यानी कि पैरासीटामोल जाके ऐसे हम ले सकते हैं, हमें किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी OTC में आती हैं, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग। पेड टू प्रोवाइडर, ये वो अमाउंट होती है जो कि सिर्फ फिजिशियन और डॉक्टर को दी जाती है, आपको नहीं दी जाती, ये डायरेक्ट प्रोवाइडर को दे दी जाती है। पेड टू यू, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक पे आप बिल करा चुके हो, उसके बाद आपका क्लेम अप्रूव हो रहा है तो आपको एक बिल मेल कर दिया जाएगा, तो आपके पास जब अमाउंट आएगी तो पेड टू यू होगी, पेड टू प्रोवाइडर नहीं होगी। पेशेंट अमाउंट ड्यू, वो अमाउंट जो भी पेशेंट ने देनी है, फॉर एग्जांपल 80% जो है ना इंश्योरेंस कंपनी दे चुकी है, लेकिन 20% अभी पेशेंट ने खुद देनी है, तो वो अमाउंट पेशेंट ड्यू होगी। पे दिस अमाउंट, पे दिस अमाउंट होती है एक अलाउड अमाउंट जो कि आपने पे करनी है या फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने पे करनी है, दोनों को मिला के जो बनती है वो पे दिस अमाउंट होती है। पॉलिसी नंबर, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इंश्योर्ड हो चुके हो तो आप किसी पॉलिसी के अंदर इंश्योर्ड होते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप बस इंश्योर्ड हो गए, आपको एक पॉलिसी के अंडर इंश्योर्ड किया जाता है और उस पॉलिसी का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसे पॉलिसी नंबर कहते हैं। प्री पेमेंट्स, ये वो पेमेंट्स होती हैं जो आपको ट्रीटमेंट से पहले देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर फ़ी हो गई या फिर आपने किसी अपॉइंटमेंट लिया तो उस पर जितने भी खर्चे आए वो भी सारी प्री पेमेंट्स के अंदर आएंगी। रेफरल, अगर आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर से किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो तो आपको एक कोड लाजमी लेना पड़ेगा जो कि रेफरल कोड होगा कि आपको प्राइमरी हेल्थ केयर ने किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया है, तो वो रेफरल में आता है। रेमिटेंट एडवाइस, ये वो एक एडवाइस होती है, रिटर्न भी हो सकती है या मेल की सूरत में भी हो सकती है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भेजती है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी आप खुद भी हो सकती हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, जिसने पैसे देने हैं उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, या आपके गार्डियंस भी हो सकते हैं। सेल्फ पे, सेल्फ पे का मतलब है कि आपने खुद पे करना है, तो जितनी भी अमाउंट पेशेंट ने खुद देनी है वो सेल्फ पे के अंदर आती है। सर्विस बिगिन डेट, वो डेट जिससे आपकी सर्विस शुरू हो रही है, जिस दिन आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट करी, उसको हम कहते हैं सर्विस बिगिन डेट। सोर्स ऑफ एडमिशन, आपने किसके थ्रू, किसके रेफरेंस से आपने एडमिशन लिया, उसको कहते हैं सोर्स ऑफ एडमिशन। सबमिटर आईडी, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर फिजिशियन है, डॉक्टर है, जो भी उसकी एक खुद की आईडी होती है जिसके थ्रू वो क्लेम्स भी सबमिट करता है, वो अपने पेशेंट्स को भी अटेंड करता है, उसको सबमिटर आईडी कहते हैं। वेटिंग पीरियड, वो पीरियड जिसमें आप वेट में होते हैं कि कब आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट जो है ना देगी, उसको वेटिंग पीरियड कहते हैं। तो भाई ये सारी वो टर्म्स थी जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरे इस कोर्स में भी यूज़ होंगी, ड्यूरिंग जॉब भी यूज़ होगी। आपने इनको लाजमी तौर पे याद करना है। अगर आप अच्छी मेडिकल बिलर बनना चाहते हो तो ये लाजमी है, आपको टर्म्स तैयार करनी पड़ेंगी। एक अच्छा कम्युनिकेशन अगर आपने बिल्ड करना है अपने प्रोवाइडर के साथ, अपने पेशेंट के साथ या फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो लाजमी है कि आप इन टर्म्स को यूज़ करो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। आपको आइडिया होगा जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करोगे, कुछ भी करोगे, ये टर्म्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। आप EOB कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये टर्म्स यूज़ होगी, तो इन टर्म्स को लाजमी तौर पे याद करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हमने क्या देखना है, हमने स्टेप्स देखनी है,
कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। अब जब हम स्टेप्स को देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा मेडिकल बिलिंग असल में है क्या चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें आपने टोटल स्टेप्स लिखने हैं, देखने हैं और उनकी डेमोग्राफिक चेक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।